हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ, ठीक, सुरक्षित और घर पर होंगे। तो आप लोग अब नए क्लास अर्थात क्लास 8 में पहुंच गए हैं। तो नए सत्र की शुरुआत जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के जो कारण अर्थात कोरोना महामारी के कारण जो है हम लोगों की जो क्लास है वह वर्ष 2020 से ही बंद है, अर्थात ऑफलाइन जो क्लास है वो बंद है। तो हम लोग नए सत्र की जो शुरुआत है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थिति इस तरीके से है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के कारण जो है स्थिति खराब होते जा रही है। तो इस कारण जो है हम लोग आपकी पढ़ाई या हम लोग अपनी जो पढ़ाई है वह ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाएंगे, जब तक कि परिस्थितियां सामान्य ना हो जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी ऑनलाइन माध्यम से ही अपने क्लास को कंटिन्यू रखे थे, ठीक उसी प्रकार इस सत्र भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि हमारी जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट ना हो जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही परिस्थितियाँ सामान्य हो और हम सब ऑफलाइन क्लास में मिल सकें और ऑफलाइन माध्यम से कंटिन्यू कर सकें अपने क्लास को। साथ ही यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी एवं आपके सभी परिवारजनों को ईश्वर स्वस्थ रखें, ठीक रखें और सुरक्षित रखें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस क्लास में मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो नाम है अजय कुमार भगत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्लास जो स्टार्ट आज हम लोग आप लोगों के मैथ्स क्लास का सिलेबस से करेंगे, अर्थात विषय सूची को पहले देख लेते हैं। अर्थात हम लोगों को क्लास 8 अर्थात आप लोगों का जो मैथ जो सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो जिसमें जो अध्याय 1 है, तो कुल जो है अध्याय 19 अध्याय है। तो इसमें अध्याय 1 है वर्ग एवं घन। वर्ग एवं घन पढ़ेंगे फर्स्ट अध्याय में। सेकंड जो अध्याय है अध्याय 2 घातांक। अध्याय 3 समांतर रेखाएं। अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग। अध्याय 5 है वृत्त एवं उसके अवयव। अध्याय 6 है सांख्यिकी। अध्याय 7 है अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। आगे है अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। अध्याय 9 है सौर समीकाएं। अध्याय 10 है बहुभुज। अध्याय 11 जो है चतुर्भुज की रचना। अध्याय 12 है समीकरण। अध्याय 13 है प्रतिसत्ता के अनुप्रयोग। अध्याय 14 है क्षेत्रमिति 1। अध्याय 15 है क्षेत्रमिति 3। अध्याय 16 है आकृतियाँ, जिसमें पढ़ेंगे द्विविम एवं त्रिविम आकृतियाँ। अध्याय 17 जो है संख्याओं का खेल। अध्याय 18 है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अध्याय 19 है क्षेत्रमिति 2। तो ये है विषय सूची यानी कि सिलेबस। तो ये पढ़ना है हम लोगों को मैथ्स में। तो आज जो है हम लोग अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ग एवं घन। तो आइए देखते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 वर्ग एवं घन अर्थात स्क्वायर एंड क्यूब। तो आइए देखते हैं वर्ग संख्याएं। तो इसमें क्या है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि वर्ग और संख्या। एक जो वर्ग होता है क्षेत्रफल वाले में भी होता है वर्ग घन, तो यहाँ जो पढ़ेंगे हम लोग संख्या में पढ़ेंगे।
तो वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर नंबर। तो आइए देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र के प्रत्येक पंक्ति आड़ी, पंक्ति को किसमें आड़ी बोलते हैं, और स्तंभ को खड़ी में बिंदुओं की संख्या समान है। इनमें से प्रत्येक में 5-5 बिंदु हैं। इन बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो इस तरीके से आड़ी अर्थात ये, और स्तंभ यानी कि ऊपर से नीचे, और आड़ी मतलब दाएं से बाएं। तो 5-5 बिंदु हैं इसमें, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग भी, 1 2 3 4 5 ये है। उसी तरीके से नीचे 1 2 3 4 5, और देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से सब में 5 है आड़ी, और वैसे ऊपर से नीचे स्तंभ में भी 5 है। तो कुल यहाँ आप लोग गिन के बता सकते हैं कितना है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने बिंदु हैं टोटल, 25 अर्थात 25। इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में 2-2 या 3-3 या 4-4 या 8-8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ वर्गाकार पैटर्न प्रतिरूप बनाइए तथा तालिका की पूर्ति कीजिए। तो इसी तरीके से आप लोग जो है यहाँ बना सकते हैं, और ये वैसा लिख सकते हैं जैसे क्रमांक। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या, जब बिंदुओं की संख्या पंक्ति और स्तंभ दोनों में कितना था, 5 था, तो कुल बिंदु कितने थे, 25 थे। तो वैसे ही 2 रहेंगे। तो यहाँ आप लोगों को बना के देख लेना है। तो ये आप लोग करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो अंतिम स्तंभ की सभी संख्या ऐसी है जो एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई है। जैसे 25 बिंदु था, तो क्या कर दिए थे, आड़ी और स्तंभ दोनों में 5-5 था, तो 5 × 5 तो 25 आया। और इसी तरीके से यदि पंक्ति में 4 रहेगा, यानी कि टोटल जो है 4 रहेंगे बिंदुओं की संख्या, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं 1 4 9 16 25 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों में बिंदुओं की संख्या समान हो, तो उस तरीके से जो आकृति प्राप्त होगा, बिंदुओं को बनाए थे हम लोग, तो वैसा जो आकृति है वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आप भी 5 और पूर्ण संख्या लिखें, तो 5 और भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है, इन संख्याओं को हम स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या बनाएं। अब यदि आपको कोई संख्या दी जाए और कैसे पता करेंगे कि वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं, तो आइए देखते हैं। अर्थात वर्ग जो संख्या है, उस कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वर्ग प्राप्त होता है। तो ऐसे संख्या को वर्ग अर्थात उस संख्या का या किसी भी संख्या का घात 2 लगाना ही वर्ग कहलाता है, और घात 3 लगाना घन कहलाता है। जैसे कोई संख्या मान लूँ मैं 1 है, तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 × 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कितने टाइम से, 2 टाइम, तो 1 का पावर 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये जो है वर्ग है। तो वर्ग अर्थात उसी संख्या का घात 2 लगाना, या किसी भी संख्या या कोई भी चर का घात 2 लगाना उसका वर्ग कहलाता है। जैसे कोई संख्या, यदि कोई संख्या n मैं मान लूँ, n कोई संख्या है, n के जगह 1 2 3 4 5 इत्यादि कुछ भी हो सकता है, तब इसको लिख सकते हैं n × n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n²। तो संख्या क्या है, n, तो उसको 2 बार मैं गुणा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई। गुणा करने पर इसका पावर कुछ नहीं है, 1 है, इसका पावर भी कुछ भी नहीं रहता है, पावर तो 1 रहता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, तो ये स्क्वायर हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो n के पावर 2 हो गया। तो यही क्या है, स्क्वायर है। यानी कि किसी भी संख्या का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, अर्थात वर्ग कहलाता है। और इसी तरीके से यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वह उस संख्या का घन हो जाता है। तो ये समझ गए, अर्थात वर्ग में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी दिए गए संख्या का, और घन में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब समझ गए वर्ग और घन।
तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। आप पाएंगे कि 9 बिंदुओं को 3-3 बिंदुओं की 3 पंक्ति में जमा सकते हैं और 16 बिंदु अर्थात 16 जो बिंदु उसको 4-4 अर्थात 9 जो बिंदु रहेगा उसको 3 ऐसा 3 रखेंगे इस तरीके से, जैसे 1 2 3 ये रख दिए, फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, तो 3 क्षैतिज है, 3 ऐसा स्तंभ है आधा, तो 9 बिंदु जो था उसको हम लोग ऐसा जमाए, कैसे 3 आड़ी लाइन और 3 जो है खड़ी लाइन में, तो उसी को यहाँ बताया गया जमा सकते हैं। उसी तरीके से 16 4 बिंदुओं को 4-4 की पंक्तियों में जमा सकते हैं। किंतु 10, 11, 12 बिंदु होने पर उन्हें इस तरह नहीं जमाया जा सकता कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर हो। चाहे कोशिश करके देख लें, 10, 11, 12 बिंदु है, इसी प्रकार आप लोग जमा के देख लें कि जिसमें स्तंभ और पंक्ति दोनों में बराबर बराबर बिंदु हों। तो ये आप लोग प्रयास करके देख लेंगे। अगर जमेगा तो ठीक है, अगर नहीं जम पाएगा तो कोई बात नहीं। तो अगर नहीं जमेगा तो वह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अगर जम जाएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो ये आप लोग करके देख लेंगे जैसा कि मैं अभी ये बताया। जमा कर प्रयास कर सकते हैं, किंतु यदि बिंदुओं की संख्या 109 अर्थात 109, 784 हो या और भी बड़ी संख्या हो, तो इस तरह बिंदुओं को जमा कर जांचना कठिन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बिंदु रहेंगे तो जमा पाना कठिन हो जाएगा। तो इसका हल करने के लिए ही हम लोग वर्ग का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर वाला का। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए अच्छा तरीका क्या है? तो पूर्ण वर्ग पहचानने का एक तरीका क्या है, जब बड़ी संख्या रहेगा तो उस तरीके से बिंदु लगाकर बता पाना कठिन होगा। तो उसके लिए क्या करना है, पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए देखते हैं आगे। अभाज्य गुणनखंड व पूर्ण वर्ग की संख्या पहचान। तो पूर्ण वर्ग संख्या में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, पंक्ति अर्थात क्षैतिज और आड़ी में बिंदुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। जैसा पूर्ण वर्ग संख्या 6 × 6, 5 × 5, 3 × 3, 7 × 7, तो इस तरीके से रहता है पूर्ण वर्ग में। अर्थात पूर्ण वर्ग में किसी भी संख्या का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई रहता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई रहता है। तो जैसे इस तरीके से जिस संख्या में भी इस तरह के गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े पूरे पूरे बन जाए वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि जिस भी संख्या में गुणनखंड का जो है जोड़ा पूरा पूरा बन जाए वह पूर्ण वर्ग होता है। इसके लिए हम दी गई संख्या को गुणनखंड कर लेंगे, फिर जोड़े बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की विधि। तो इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो क्या है, इस विधि में अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंड, सभी क्या है, समान समान होना चाहिए कि गुणनखंड के जोड़े बन जाते हैं, तो वे पूर्ण वर्ग होगी। जैसा 144 को लें। तो आइए देखते हैं 144 का बिंदु बना के तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद उन अभाज्य गुणनखंड के समान संख्याओं के यानी कि समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बना के देख लेंगे। यदि जोड़े बन जाते हैं तो वह जो है अर्थात 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को टेबल जो है वो अच्छे से याद रखना पड़ेगा, कम से कम 20 तक। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, 144 अभाज्य गुणनखंड है या पूर्ण वर्ग होगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा।
तो आइए देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो किससे? 2 से पहले 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 1 कैरी तो इसके साथ 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये 9 है, फिर किससे? 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड है सब किसका? 144 का। क्या मिला अभाज्य गुणनखंड में? 2 2 2 2, अर्थात 2 जो है 4 टाइम्स और 3 जो है 2 टाइम्स मिला। तो अब इसका क्या कर लेंगे? जोड़ी बना के देख लेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हम लोगों को? 2 जो है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा लिख लेना है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड था, इसी को ये लिखे हैं हम। अब यहाँ पर देखना है 2 2 का जोड़ी लेना है हम लोग को। तो यहाँ ये एक जोड़ी समान संख्या का, 2 है तो 2 का ही 2 लेना है और 3 है तो 3 का ही, यानी कि समान संख्या का। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 3 का 2 से ऐसा कंबाइन नहीं कर सकते, अर्थात जोड़ी नहीं बना सकते क्योंकि समान संख्या होना चाहिए, और ये है 3। तो यहाँ सभी का जोड़ी बन गया है। तो यह क्या हो गया है? पूर्ण वर्ग है ये। तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 144 में सभी गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये कारण है क्यों पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 144 में सभी गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो बन जाएगा, या यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। ये था, इसी को मैं बताया आप लोगों को। इस तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं ये। तो ये 252 को भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का होमवर्क आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा, यहाँ से रहेगा, अब इन्हें भी जांच कीजिए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसमें से आप लोग ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो ये 2 जो क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।